मैं ऐसी क्यों बन गई, समझ नहीं आती यह बात। लेकिन फिर सोचती हूँ कि याद नहीं पड़ता उसने कभी मुझे प्यार किया हो, कभी दुलारा हो। हमेशा दुत्कारा था मुझे उसने। मैं उसकी झिड़कियों की आदी हो गई थी। दिन में 3-4 बार वह मेरे लिए अवश्य कहती, मर क्यों नहीं गई पैदा होते ही, तू पैदा ही क्यों हुई, क्या होगा इसका। मैं इतनी ढीठ हो गई थी कि उसके कोसने का इंतज़ार करती। सूरज पश्चिम से निकल आए पर उसका कोसना नहीं रुक सकता था। उसका स्वभाव ही चिड़चिड़ा था। दिन भर भुनभुनाती रहती, दूसरों के काम में नुक्स निकालती रहती। कभी नौकरानी को देर से आने पर डांटती, कभी मेहरी के धोए बर्तनों से शिकायत रहती, कभी धोबी के लाए कपड़ों पर कलफ या इस्त्री ठीक नहीं होती। पर सबसे ज़्यादा मैं उसकी आंखों में खटकती थी। ऐसा भी नहीं था कि वह प्यार जताना नहीं जानती थी, उसे दुलार करना, मीठा बोलना ना आता हो। पर मुझसे खास खार थी। मुझे देखते ही कोई चिंगारी उसके अंदर सुलग उठती और वह भड़क जाती। मेरा बाल मन उसे खिंचाकर आनंद लेता। पर अक्सर मैं भी सोचती, भला मैं पैदा ही क्यों हुई। सुबह मेरे सोकर उठने से पहले ही उसके अत्याचार शुरू हो जाते। कान मरोड़ कर उसका उठाना सामान्य बात थी। भरी जाड़े में मेरे ऊपर लोटा भर पानी उड़ेल देना, मुझे खाट सहित उठाकर खड़ी कर देना रोज़मर्रा की बात थी। जब तक मैं मुंह धोकर आती, वह चौके में नाश्ता बना रही होती। मेरे लिए होती रात की बची बासी रोटी। अगर कभी ताजे पराठे देने पड़ गए तो मेरे लिए खास कर कम घी लगाकर बनाती। पराठे के संग सबको दूध मिलता। अगर मैं मांगती तो बड़ी मुश्किल से मलाई बचाकर चिल्लू भर दे देती। बिस्कुट का पूरा पैकेट मेरे सामने खाली कर देती। आसपास के दूसरे बच्चों को बुला बुला कर देती। मैं वही खड़ी रहती, तब भी मुझे एक बिस्कुट उठाकर ना देती। उसकी अंगुलियां बड़ी दक्ष थीं। वो सिलाई बुनाई कढ़ाई में बड़ी कुशल थी। रात दिन बैठकर स्वेटर बुनती और 24 घंटों में स्वेटर सलाइयों से उतार फेंकती। मगर याद नहीं पड़ता कभी मेरे लिए एक टोपी बुनी हूँ। कसीदाकारी में उसका हाथ बड़ा साफ था। साटिन स्टिच इतनी सुंदर, इतनी नीट फिर कभी मैंने किसी की नहीं देखी। मगर भूल से मेरे लिए कभी एक फ्रॉक ना बनाई। फुल काटना तो दूर की बात रही। आप सोच रहे होंगे मैं कोई अनाथ या सौतेली संतान थी और वो मेरी सौतेली माँ, या मैं कोई नौकर और वो मेरी मालकिन। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैं अनाथ या सौतेली संतान नहीं थी, ना ही वो मेरी सौतेली माँ, ना मैं नौकर थी, ना ही वो मेरी मालकिन। मैं तो उसकी सगी अपनी थी, अपना खून, उसकी सगी भतीजी थी, उसके अपने सगे भाई की सगी संतान। और वो मेरी अपनी सगी बुआ थी, उसी भाई की बेटी जिस पर वो जान छिड़कती थी, जिस भाई के लिए वो अपने हाथों से तरह तरह के व्यंजन बनाती, जिसके लिए वो नए नए डिज़ाइन के स्वेटर बुनती थी। मैं उसके उसी भाई की संतान थी। बड़ा करीबी रिश्ता था हमारा, एक खून एक खानदान। मेरी यह बुआ मेरे पिता की बड़ी बहन थी, बड़ी दबंग औरत थी। लंबी चौड़ी बुआ मुझे कभी बदसूरत नहीं लगी, पर उसे सुंदर नहीं कहा जा सकता था। खासकर सुंदरता की परिभाषा परिधि में जो गुण रूप आते हैं वो उसमें अनुपस्थित हैं। वो सांवले रंग की थी। सांवला भी शायद सुंदर की श्रेणी में आता यदि वह खुलता हुआ होता। पर उसका सांवला रंग काली की ओर झुकता था। आँख और नाक विशिष्ट न थे, बड़े सामान्य से थे। हाँ, दांत अवश्य विशिष्ट थे, पर उल्टी दिशा में, आकार में कुछ बड़े और आगे को उभरे हुए। वो खूबसूरत नहीं थी, ये बात मुझे बाद में पता चली। उसे ही पहले कहाँ पता थी। उसके माता पिता ने उसे पहले कभी बताया ही नहीं था कि वो बदसूरत है। उसे बहुत बाद में पता चला कि वह खूबसूरत नहीं है। इतना ही नहीं, उसे जताया गया कि वह बदसूरत है, खूबसूरत नहीं है। यह नहीं बताया जाता तो कोई प्रलय नहीं आ जाता, पर बदसूरत है यह बता जताकर प्रलय लाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। बेटे जनने के बाद उसकी माँ यानी कि मेरी दादी ने देवी की पूजा की और प्रार्थना की कि इस बार उसे बेटी देना, वरना कन्यादान का पुण्य पाने का सौभाग्य उसे कैसे ही मिलेगा। 8 बेटों में से कई पैदा होते ही मर गए, कई 2 साल पूरा करते ना करते पूरे हो गए। केवल मेरे एक ताऊ बचे थे। उनकी प्रार्थना बड़ी बलवती रही होगी, उनकी प्रार्थना में बड़ी शक्ति रही होगी, तभी 8 बेटों के बाद
उनकी बेटी पैदा हुई थी और उसके बाद पेट पोंछना हुए थे मेरे पिता। सारे परिवार में बस एक यही कन्या थी, इसीलिए सिर चढ़ी थी। घर धन धान्य से भरा पूरा था, सो खूब लाड़ प्यार से पाला पोसा गया था उसे। पिता की आंखों की पुतली थी। दोनों भाई जान छिड़कते थे। माँ हथेली पर लिए फिरती थी, एक मिनट के लिए आंखों से ओझल नहीं होने देती। इस नेह छोह की वर्षा के बीच घर में कभी किसी को उसकी बदसूरती नजर नहीं आई। उनके लिए वह खूबसूरत हंसती बोलती गुड़िया थी। यह नन्ही सी जान पान फूल की तरह दुलार पाकर बढ़ती गई। लड़की होशियार थी, जल्दी काम काज में माँ का हाथ बटाने लगी। रसोई बनाना, सीना पिरोना सीखने लगी। हाथ साफ था और उसका मन लगता था काम काज में। आस पड़ोस की चाची भाभी को कुछ सीते पिरोते दिखती तो चट सीख लेती। राह चलते स्वेटर का कोई पैटर्न आँख में बस जाता, बस झटपट घर आकर सलाई ऊन ले बैठती और नमूना बनाकर दम लेती। गजब की लगन थी छोरी में कढ़ाई बुनाई की। जो भी उसके हाथ के काम देखता तारीफ किए बिना न रहता। माँ के मना करने पर भी पिता ने घर पर मास्टर रख कर लिखने पढ़ने का ज्ञान करा दिया। लड़की जहीन थी, जल्दी सीखती थी। खासकर उसने लिखने में तेजी से महारत हासिल कर ली। मोती जैसे सजे सुंदर अक्षर पिरोती थी कागज पर। लाड़ प्यार में पलने के कारण जबान की खुली थी। लिखने में भी उसका कोई जवाब नहीं था और इसी गुण के चक्कर ने उससे पति को लंबे लंबे शिकायतें लिखवाए। पत्र क्या पोथा होते थे जिनमें वह अपने कलपते वैवाहिक जीवन का रोना रोती, अपनी भड़ास निकालती। इसी लिखने की आदत, इन्हीं पत्रों ने मुझे उसके दिल की तह तक पहुंचने में मदद की। पर यह सब बहुत बाद की बातें हैं और तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी कसीदाकारी के चर्चे उसकी होने वाले ससुराल में पहुँचे और वह पसंद कर ली गई। घर में रेडियो कवर, चादर, मेजपोश, यहाँ तक कि पर्दे तक में उसके हाथों का कमाल नजर आता था। बाद में इन्हीं लेसों, तकिया गिलाफों, उनके छोटे बड़े गोलों के बीच मुझ पर यह रहस्य खुला कि आखिर वह मुझसे इतनी नफरत क्यों करती थी, जबकि मुझसे बड़े मेरे भाई और मेरी बड़ी बहन के साथ वह इतनी कठोर नहीं थी। उनके साथ वह दुर्व्यवहार नहीं करती थी। उन दोनों के साथ उसका व्यवहार अच्छा था। मेरे प्रति किए गए दुर्व्यवहार का रहस्य मुझ पर जब तक खुला तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। शादी तय होने के बाद उसने रच रच कर अपना दहेज तैयार किया। 2 बड़े ट्रंक भरकर दहेज सहेजा था उसने। होने वाली सास जेठानी ननंद के लिए दिन रात आंखें फोड़कर यह सब तैयार किया था। अपने लिए भी काफ़ी कुछ बनाया था। दूर की भाभी के रिश्तेदार थे लड़के वाले। उसी भाभी की तारीफ सुनकर अपने बाकी जवान देवर के लिए गुणवती लड़की देखने जेठानी खुद आई थी। लड़की की हाथ का खाना खा विदाई में कसीदाकारी किए 5 कपड़े और सोने का मोहर पाकर इतनी निहाल हुई जेठानी की देवर के सामने तारीफों के पुल बांध दिए। तारीफों के झुंड में वे असली बात बताना भूल गई या छिपा गई, पता लगाना मुश्किल है। होने वाले सास ससुर भी सुनकर खुश थे। काफ़ी तगड़ा दहेज मिल रहा था। छोटा बेटा था, उन्हें पूरा विश्वास था इस बार कोई कसर ना रहेगी और इसी से उनकी बेटी को नैया पार लग जाएगी। उन्हें भी अपनी बेटी ब्याहने की जिम्मेदारी पूरी करनी थी। दूर की सोच रहे थे वे लोग। 2 भाइयों के बीच की बहन है, माँ बाप के बाद भी मायके से कुछ ना कुछ ला सकेगी। उनकी उम्मीदें पूरी होती दिखती थी। आसार अच्छे थे। तीज त्यौहार पर आशा से ज़्यादा सामान आने लगा था। सगाई होते ही और कसर नहीं रही। बड़े धूमधाम से शादी हुई। दहेज और विदाई दोनों भरपूर हुई। हर बाराती को कपड़े और नकदी मिली। खास खास रिश्तेदार की खास मिलनी और विदाई हुई। सोने चांदी के जेवर, चांदी के बर्तन, लड़के को चैन, घड़ी, अंगूठी, मोटरसाइकिल मिली। बहुत बाद तक चर्चा रही इस शादी की। रोज़ कहाँ होती है ऐसी धूमधाम वाली शादियाँ जिसमें बाराती अघा कर लौटते हैं। 7 फेरों के बाद विदा होकर घूंघट में लिपटी सिमटी गठरी बनी वह ससुराल पहुंची। उसके मन में इस बात को लेकर कभी संदेह नहीं था कि ससुराल में सब उसे हाथों हाथ लेंगे। उसके हुनर की खूब तारीफ होगी। उसे आदत थी अपने काम की तारीफ सुनने की। बड़ी मधुर कल्पना की थी
उसने अपने ससुराल की। भरा पूरा घर था। लड़का पढ़ा लिखा खूबसूरत नौजवान था। दूल्हे की खूबसूरती की चर्चा वह अपनी सहेलियों से सुन चुकी थी, जो छिपकर जनवासी में उसे देख आई थी। द्वार चार की समय खूब ठिठोली हुई। लड़कियां दौड़ दौड़ कर आंखों देखी खबरें उसे सुना रही थी। लड़के की होशियारी की झलक उसे कोहबर में मिल चुकी थी। चुन चुन कर छंद सुनाए थे उसने। सुनकर सारी स्त्रियां लड़कियां पानी पानी हो गई थी। दिल फेंक नौजवान था वह। सपनों में खोई दहेज से लदी फदी पहुंच गई अपने पीहर पर, अपने हुनर पर, और ससुराल में भी इसी मान सम्मान की कल्पना की थी उसने। उसे क्या मालूम था ससुराल में उसका स्वागत कुछ दूसरे ढंग से होने वाला था। अंगूठी खिलाए की रस्म के समय परात में दूध घुले पानी में अंगूठी ढूंढने के बहाने दुल्हन ने उसका हाथ पकड़कर दबा दिया था। सिहर गई थी वह। बड़ी मीठी पुलक दौड़ गई थी उसके सारे शरीर में। ऐसी ही सिहरन तब भी हुई थी जब मंडप में लावा परछने के समय उसने सबकी आंखों के सामने रिवाज के मुताबिक पीछे से उसे अंकवार में भरा था। उसकी बाहों का घेरा शरीर के गिर्द जरा ज़्यादा तंग हो गया था। सिकुड़ सुमिट गई थी वह, रोमांचित हो उठी थी। अंगूठी खेलने की रस्म तब तक सब ठीक ठाक था। फिर सब बुझ गया। किसी को कुछ कहना सुनना ना पड़ा। शुरू होने के पहले ही सब समाप्त हो गया। चौधारी पर जब भाई लिवाने आया वह फूट फूट कर रोने लग गई। भाई को कुछ समझ ना आया। ससुराल में भाई से किसी ने सीधे मुंह बात ना की। वह गुमसुम मायके लौट आई। बातें मुझे वक्त बेवक्त टुकड़ों में पता चली। पूरी बात ना उसने किसी को बताई, ना कोई उससे पूछ सका। वैसे भी बातें पता चलने ना चलने से क्या ये दुनिया रुकने वाली है? सब अपने ढंग से चलता रहेगा। साल में एक आध दिन ससुराल जाने का सिलसिला करीब 10 सालों तक चलता रहा। दुल्हे मियाँ छठे छमाहे तीज त्यौहार पर आते, खूब खातिरदारी करवाते। घर वाले इस फिराक में रहते कि किसी तरह सब ठीक हो जाए। वह परेशान रहती। घर में बहू बेटियाँ थी और उसे पति के सौदेपन की आदतें मालूम थी। पति पत्नी का संग निभ न सका। फिर उसने एक दिन वह भी बंद कर दिया। एक दिन उसने आत्महत्या करने की धमकी देकर ससुराल जाने से सदा के लिए इनकार कर दिया। उसके जिद्दी स्वभाव से घर वाले परिचित थे। भाइयों की हिम्मत फिर उसे ससुराल भेजने को नहीं हुई। और तब मेरी माँ ने कहा था, अब बन्नो रानी यहीं बैठ हमारी छाती पर मूंग दलेगी। मेरी माँ, ताई और बुआ में आए दिन ठना ठनी रहती। ताई और माँ को उसका इस घर में रहना फूटी आँख ना सुहाता। बुआ सदा उन दोनों के खिलाफ दादी के कान भरती रहती। उसे डर था कि कहीं उसकी माँ का मन उससे ना फिर जाए। बाद में मुझे पता चला कि उसे उसकी माँ के ताने भी सहने पड़े थे। कुछ दिन वह गुमसुम रही, फिर सलाइयाँ, और फिर पहले की तरह सलाइयों के साथ जबान चलने लगी। वह और कठोर और जिद्दी होती गई और कुछ और वर्षों के बाद सिर दर्द, पेट दर्द लेकर पड़ी रहने लगी, जिसे घर की औरतों ने नकल गाछना से ज़्यादा ना माना समझा। मैं भी इसे काफ़ी समय तक इसे उसका बहाना मानती रही। पर ये सब बात की बातें हैं। इस बीच कुछ ऐसा हुआ कि उसकी और मेरी भावनाएं बदलने लगी। पहले भी मैं उसके प्रभाव में थी, भले ही वह नकारात्मक था, पर इस बार उसने कुछ ऐसा किया कि मेरे हृदय में अचेतन रूप से उसके लिए एक अच्छी जगह बनने लगी। 12वीं के बाद घर में सब मेरी पढ़ाई के खिलाफ थे। मेरी बड़ी बहन अपने ससुराल जा चुकी थी। सबका विचार था मेरी शादी करके गंगा नहा लिया जाए, मगर वह अड़ गई। मेरी ढाल बनकर खड़ी हो गई। जिद्दी वह थी ही। उसने निर्णय सुना दिया कि जब तक मुझे पढ़ने के लिए हॉस्टल नहीं भेजा जाएगा वह अन्न जल ग्रहण नहीं करेगी। उस समय उसका यह व्यवहार मेरी समझ के बाहर था। अचानक मेरे प्रति यह ममता क्यों? मैं स्वयं स्पष्ट न थी। शादी और पढ़ाई में से क्या चुनना बेहतर है, मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मेरा मन डावाडोल था। वैसे भी तब मैं इतनी मजबूत ना थी कि अपने विचार परिवार के सामने रख पाती, और यह भी मालूम था कि कोई मेरी सुनने वाला नहीं है। सो उसने जब मुझे आगे पढ़ाने की ठान ली तो कभी मैं सोचती कि वह मेरे भले की सोच रही है, कभी लगता जरूर इसमें उसकी कोई चाल है।
यह मुझे नज़रों से दूर करना चाहती है, चिढ़ती है मुझसे, इसीलिए हॉस्टल भेजकर घर से दूर निकालकर फेंकना चाहती है। कभी लगता सिर फिर गया है इसका, घर वालों के खिलाफ सोचती रहती है। वह बहुत चिड़चिड़ी लड़ाकिन हो गई थी। सारे वक्त उसकी जिह्वा जहर उगलती रहती। वह किसी से ढंग से बात ना करती। उससे बात करने का मतलब था आ बैल मुझे मार वाली कहावत चरितार्थ करना। मैं तो उसके सामने पढ़ने से भी कतराती थी। खैर, उसकी जिद का नतीजा यह हुआ कि मैं कॉलेज में भर्ती करवा दी गई और हॉस्टल चली गई। चैन की सांस ली मैंने हॉस्टल जाकर। बड़ी राहत मिली। खुली हवा में सांस लेने का अवसर मिला मुझे। घर की कलह कलेश, रोक टोक और सबसे ज़्यादा उससे छुटकारा पाने की खुशी हुई। अब छुट्टियों में घर लौटने पर खींच होती। जब घर जाती पाती उसके उदयशुल बढ़ गए हैं। बड़ी विचित्र थी मेरे मन की स्थिति। कहाँ मुझे उसका एहसानमंद होना चाहिए, कहाँ मैं सोचती मर जाए मेरी बला से। मैं क्यों चिंता करूं? मैं खूब मस्त थी। कुछ उम्र का तकाजा था, कुछ कॉलेज हॉस्टल का वातावरण, कुछ संग साथ का असर। घर जाती बड़े उत्साह से, पर घर पहुंचते ही सारा उत्साह बुझ जाता। सारी खुशी पर पानी फिर जाता। सारा घर उसकी तीमारदारी में जुटा रहने लगा था। मैं हॉस्टल से घर आती तो स्वयं को विशिष्ट मेहमान समझती। आशा करती कि सब मेरी खोज खबर लेंगे। मैं 2-4 दिन के लिए घर आती हूँ तो लोग मेरी विशेष खातिरदारी करेंगे, पर किसी को मेरी चिंता न थी। सब उसकी चिंता में लगे रहते। मैं कसम खाती अगली बार छुट्टियों में घर ना आऊँगी और हॉस्टल लौट जाती। एक बार घर जाने पर पता चला कि उसे कैंसर है, वह काफ़ी एडवांस स्टेज पर। पहली बार मुझे धक्का लगा। उसके लिए मेरे मन में करुणा उपजी। बेचारी, उसका बोलना कम हो गया था। आंखों की चारों ओर स्याह घेरे पड़ गए थे। कुछ खा पी भी नहीं पाती थी। 2-4 चम्मच भीतर जाता, वह दुगने वेग से बाहर आ जाता। फिर जब अगली बार मैं घर आई तो देखा कि उसकी आंखें के गिर्द काले घेरे और स्याह हो गए थे। चलना फिरना दुभर हो गया था। दर्द के दौरे पड़ते तो वह पेट पकड़कर दोहरी हो जाती। ज़्यादातर वह लेटी रहती या तकियों के सहारे बैठी रहती। तब भी वह तब लिखती रहती। अब वह चाहती थी कि मैं उसके पास बैठूं, उससे बातें करूं। मुझे उसका यह व्यवहार तनिक ना सुहाता। उन दिनों मैं उड़ी उड़ी फिरती थी। रोगी के पास बैठना, उसकी बातें सुनना, उसकी तीमारदारी करना मुझे नहीं रुचता था। खासकर ऐसे व्यक्ति की देखभाल जिससे मेरा 36 का आंकड़ा था, जिसके मरने की कामना मैं सदैव करती थी। उन दिनों मुझे रोना धोना अच्छा नहीं लगता था। मैं एक एक कर कक्षाएं फलांगती जा रही थी। कॉलेज का अंतिम वर्ष आ गया था, वह भी अपने अंत की ओर जा रही थी। मेरे मन में उसके लिए करुणा उपजती। शारीरिक कष्ट देखकर दया सहानुभूति उमड़ती, पर मैं दिखाना नहीं चाहती थी। मैं उससे दूर दूर ही रहती। और जब मैं उसके लायक हुई कि उसके मन में झांक सकूं, उसके रूखे कठोर व्यवहार के लिए उससे जवाब तलब कर सकूं, वह तन के साथ मन की वेदना समेटे दूर, बहुत दूर जा चुकी थी। अब भी उसका व्यवहार मेरे लिए अनसुलझी गुत्थी था। हाँ, मैं बदल रही थी। अपने अलावा दूसरों में मेरी रुचि जागृत हो रही थी। जन और जीवन के प्रश्नों ने मेरे मन में हलचल मचानी शुरू कर दी थी। मैं अपने आसपास के लोगों, उनके संबंधों के रहस्य को जानने समझने को उत्सुक हो उठती थी। यह परिवर्तन अचानक नहीं हुआ था। मेरा यह बदलाव मेरे एक मित्र की संगति का प्रभाव था, जो दूसरों की चिंता में घुलता रहता था, जिसे दूसरों के दुख दर्द अपने लगते थे। पहले मैं उससे चिढ़ाती थी कि काजी जी क्यों दुबले, शहर के अंदेसे से, पर धीरे धीरे उसका रंग मुझ पर चढ़ने लगा। आप इतना ही जान लीजिए कि मैं परिवर्तित हो रही थी। मैं अपनी उस तिल तिल कर मरती बुआ की कहानी सुना रही हूँ। कैंसर ने उसका शरीर खोखला कर दिया था। शायद उसकी जीने की इच्छा मर चुकी थी। उसने हथियार डाल दिए थे। जिंदगी भर जिसने हार ना मानी, वह मौत से हार गई। पर मेरे लिए वह एक अनसुलझी पहेली थी। बुआ चली गई, पर मेरे लिए उसका मेरे प्रति व्यवहार अभी भी एक पहेली था। कहीं कुछ था जो मेरी समझ, मेरी पकड़ में नहीं आ रहा था। क्यों करती थी वह मेरे संग इतना बुरा व्यवहार? बाद में वह सबके प्रति कठोर हो गई थी, पर मेरे प्रति वह कभी नरम ना थी। प्यार प्रेम दूर की बात है। मेरा मन कहता जरूर कोई रहस्य था।
मेरा मन यह भी कहता कि एक न एक दिन मुझे यह रहस्य पता चलेगा, मगर कैसे, कब? मेरा मन बड़ा अस्थिर रहता। मेरे मन में उसके व्यवहार की तह में जाने की एक तड़प सी थी, मगर वह जा चुकी थी। वास्तविकता का पता कैसे चले? बुआ मर गई थी, पर मुझे चैन न था। मेरे मन में बुआ एक अजीब पहेली बनकर अटकी हुई थी। जाने के बाद भी मैं उसे लेकर परेशान थी। एक गुत्थी थी वह मेरे लिए, और मुझे लगता था जब तक मुझे उसका सूत्र नहीं मिल जाता मैं चैन से ना जी सकूंगी। पर कहाँ था वह सूत्र? क्या था उस पहेली का क्लू? और एक दिन बुआ के गुजरने के करीब 8 महीने बाद, गर्मी के दिन थे, दोपहर को घर के सब प्राणी सो रहे थे। मुझे नींद नहीं आ रही थी। घर आई सारी पत्रिकाएं मैं चाट चुकी थी। पुस्तकें थीं, पर उन्हें पढ़ने का मन नहीं कर रहा था। बड़ी बोरियत होती थी। समझ नहीं आ रहा था कि दोपहर कैसे काटूं। इधर उधर डोलती हुई मैं बक्सों वाले कमरों में पहुंच गई। नज़र एक ट्रंक पर पड़ी। पहले उस पर सदा ताला पड़ा रहता था, आज नहीं था। मैंने न मालूम किस रौ में आकर ट्रंक का ढक्कन खोल दिया। मेरे सामने खुल गया एक अध्याय, एक अलग रहस्य। ढेरों बने अधबने, छोटे बड़े लेस के नमूने, रंग बिरंगी ऊन के गोले, बची खुची उनकी छोटी छोटी गोलियां। मेरे किसी काम के ना थे ये सब, पर मैं उलटती पुलटती गई। एक खूबसूरत मेज पूस में लपेट कर कुछ रखा था। परत खोलते में ठगी सी रह गई। याद नहीं पड़ता वह कभी गर्भवती हुई या उसको कभी कोई बाल बच्चा हुआ हो। सजा कर रखे गए थे नन्हे नन्हे मोजे, टोपी और कढ़ाई किए हुए सुंदर झबले। किसके लिए बनाए थे उसने ये सब? कोरे क्यों रखे थे? किसी को दिए क्यों नहीं? यहाँ क्यों रखे हैं छिपाकर? मैंने एक और गैटरी खोली, तब मुझे कुछ मिला, कुछ ऐसा जिसने मेरे मन में बुआ की मेरे प्रति व्यवहार की गुत्थी को सुलझाने में मदद की, जिसने मेरी जिंदगी देखने का नज़रिया बदल दिया। सच, जीवन से जो सूझ हमें प्राप्त होती है वह बेशकीमती बात और कहाँ से मिलती है। रहस्य की एक गठरी मेरे हाथ लगी थी, जाने अनजाने जिसकी मुझे तलाश थी। शायद उसका यह रहस्य मुझ पर ही खुलना था, इसीलिए अब तक सुरक्षित बचा था। कहते हैं खजाने पर जिसका हक होता है गड़ा धन उसी को मिलता है। शायद मैं ही उसकी असली हकदार थी। यह रहस्य मेरे हाथ आना था। मेज पोस को वैसे ही लपेट कर मैंने कब्जे में ले लिया। उसके नीचे एक तह हुई साड़ी के बीच दबी थी उस रहस्य की कुंजी। जरूर मेरे लिए ही था यह सब। मैं काँप रही थी, भय लग रहा था मुझे, कहीं कोई देख ना ले। स्वार्थी की भांति सब अकेले ही जानना पाना चाहती थी। मैंने सारी सामग्री हथिया ली, बक्से बंद कर वहाँ से निकल सारी चीज़ें अपने कमरे में लाकर छिपा दी। अपने ही घर में चोरों जैसा व्यवहार था मेरा। यह पूरा रहस्य मैं स्वयं पाना चाहती थी, अकेले पूरा जानना समझना चाहती थी। अब मेरे सामने एक थाती थी जिसे मैं परिवार की आंख बचाकर देखती थी, जिसकी चीज़ें थी अब वह जिंदा न थी। आज मैं आपके साथ सब बांट रही हूँ। उस समय किसी को दिखाना नहीं चाहती थी, सब कुछ छिपा कर रखा था। बहुत कुछ था उसमें एक लड़की की दबी घुटी आकांक्षाएं थी, एक स्त्री की अभिलाषाएं थी, उसकी बेबसी थी, लाचारी थी, और सबसे बढ़कर थी एक नारी की दूसरी नारी के प्रति चिंता था और धाप है। जो मेरे साथ गुजरा है वह दोहराया ना जाए, और थी सबसे उपजी कुंठा, उससे उपजी खीज। यहाँ वह पूरी तरह खुली थी मेरे सामने। यह उसका असली रूप था, दूसरों से छिपा हुआ। उसका यह व्यक्तित्व मेरी नज़रों के सामने खुल रहा था। वह चिड़चिड़ी कठोर औरत भीतर से बड़ी भयभीत, बड़ी निर्बल, बड़ी असहाय थी। उस स्त्री के सपने टूटकर बिखर गए थे। वह नहीं चाहती थी उसकी भतीजी भी उन्हीं अंधेरों से गुजरे। कितनी डरी हुई थी वह मेरे लिए। हाँ, मेरे सामने मेरे प्राणनाथ संबोधन वाले पति को लिखे गए, कभी पोस्ट ना किए गए ढेरों पत्र थे। उसके पति का एक भी पत्र ना था। और थी उसकी अनियमित लिखी गई कई डायरियाँ। किसी की निजी डायरियाँ पढ़ना गुनाह है, पर लिखने वाली अब ना थी। और मेरी जिज्ञासा इतनी तीव्र थी कि उस समय मैं कोई भी गुनाह करने को तैयार थी। ये तो कागज़ के पुलिंदे थे। मैं दिन रात सबसे छिपा कर उनमें खोई रहती। जैसी उसकी अंगुलियाँ और जबान चलती थी, वैसे ही उसकी लेखनी भी खूब चलती थी।
जो पत्र और डायरी के रूप में मेरे सामने थी। अक्षर थे सुंदर और जबान कड़वी। लेखनी दुख में डूबी। परत दर परत एक नई औरत, एक नई बुआ मेरे सामने खुलती जा रही थी। बहुत कुछ था उन कागज के पन्नों पर, स्याही से रंगा पोता। सब आपको सुनाने लगूँ तो एक पोथा तैयार हो जाएगा। सब सिलसिलेवार ना था। उन्हें तरतीब से लगाकर उतना ही आपके सामने रख रही हूँ जो इस कहानी से जुड़ा है। मेरे सामने पुरुष से ज़्यादा स्त्रियां द्वारा सताई गई नारी की गाथा थी, वही आपके हवाले कर रही हूँ। जगत की दुल्हन बहुत खूबसूरत है। जेठानी ने छल किया था। खूबसूरत जेठानी खूबसूरत देवर को खोना नहीं चाहती थी, इसीलिए चुनकर मुझसे शादी करवाई। सास ने घूंघट उठाकर मुंह दिखाई की रस्म की और तुरंत घूंघट गिराकर हट गई। जब पहली रात जेठानी मुझे कमरे में ले जा रही थी तो उसने कहा था, अरे देवर जी के कमरे में जाते ही बत्ती बुझा देना, वरना तुम्हारा रंग दिखकर दीपक खुद ही बुझ जाएगा। घूंघट उठाने के पहले अंधेरा जरूर कर लेना। काला रंग इस परिवार में अभिशाप माना जाता है। उसकी डायरी में ढेरों एंट्रीज हैं। हे भगवान से शुरू होती थी। इतनी बार संबोधन और इतने आरोप सुनकर भगवान परेशान हो गया होगा। पन्ने के पन्ने भरे थे इस सताई गई औरत के दुख से। पुरुष से ज़्यादा औरतों के द्वारा प्रताड़ित की गई थी वह, जो ऊपर से अकड़ी रहती थी पर भीतर से बड़ी असुरक्षित थी। कितनी बार उसने भगवान से मौत मांगी थी। वह तंग आ गया होगा शिकायत सुन सुनकर। आज दुल्हन ने फूल सी बच्ची को जन्म दिया है। फिर कई एंट्रीज उसी बच्ची यानी मेरी बहन के बारे में थी। एकदम गुड़िया जैसी है। उसे आज लाल फ्रॉक पहनाई थी, बिल्कुल परी लग रही थी। मेरी बेटी होती तो क्या इतनी गोरी इतनी सुंदर होती? हो भी सकती थी। मुन्ना मेरा भाई मेरे पास सोता है। मैं माँ बनती तो मेरा बच्चा मेरे संग सोता। अगर अपने पिता पर जाता तो गोरा चिट्टा सलोना होता, कैसा प्यारा दिखता। पर कहीं चरित्र भी उन्हीं जैसा होता। अच्छा हुआ जो संतान ना हुई। भाभी कुछ कहती नहीं है पर मैं सब समझती हूँ। जब तक अम्मा है सब ठीक है, बाद में क्या होगा। अम्मा भाभी को बहुत मानती हैं। उसके फिर बच्चा होने वाला है। अगर इस बच्चे को मैं गोद ले लूँ, क्या भैया और भाभी मान जाएंगे? क्या अपना बच्चा मुझे दे देंगे? यह बच्चा मैं थी। शायद इसी बच्चे के लिए उसने ये कपड़े बनाए थे। भाभी पीहर गई है। फिर काफ़ी दिन बाद लिखा था, खबर आई है कि लड़की हुई है। भाभी बच्ची लेकर आ गई। सब कहते हैं उस पर मेरी छाया पड़ी है। लड़की क्या है, उल्टे तवा की पिंदी है, बिल्कुल मेरी जैसी बदसूरत और काली। हे भगवान, ये क्या किया। आज माँ ने मुझे काली होने का ताना दिया है। ससुराल के साथ घर वाले भी मेरे रंग को दोष देखकर छुटकारा पा लेना चाहते हैं। आज बातों बातों में भाभी से बच्ची गोद लेने की बात चलाई। सुनते ही तू नक्कर बोली, उसे रहने दो, अपना रंग तो दे ही दिया है। अब गोद लेने की बात करके इसकी किस्मत मत खराब करो। इसे लेने का सपना मत दिखना। अगर इतना ही शौक चराया है तो अपना पैदा कर लो, किसने रोका है। पति को लिखे सारे पत्र मेरे प्राणनाथ से शुरू होकर चरणों की दासी पर आकर समाप्त होते थे। पत्रों से ही पता चला कि फूफा ने पहली रात में ही मुंह फेर लिया था। सुंदरता के पीछे भागने वाला उन्हें गले ना लगा सका। वो उन्हें गले पड़ा ढोल लगती। जितना बुआ उनके कदमों में पड़ा रहना चाहती उतना ही दुत्कारी गई। जिस पुरुष ने उसको आंख उठाकर ना दिखा वह उसके चरण धोकर पीने को तैयार थी। जिसने उसे काली होने की इतनी बड़ी सजा दी की, उसी के नाम का लाल सिंदूर वह आजीवन अपनी मांग में भरती रही। उसी की मंगल कामना के लिए करवा चौथ की व्रत साल दर साल रखती रही। पुरुष ने उसे कभी ना अपनाया पर वह उसकी मानसिक गुलाबी में जकड़ी रही। इस दास्ता को झटक ना सकी। डायरी से ही मुझे पता चला कि उसे बड़ा भय था अपने भतीजी यानी मेरे लिए। कहीं उसकी भतीजी के साथ वह सब ना घट सके जो उसके साथ घटा। वह चाह कर भी अपना प्रेम मुझ पर ना लुटा पाती। मुझे देखते ही उसे गुस्सा आता। मेरे रंग का दोषी वह स्वयं को मानती थी। तभी अपने साथ साथ मेरी मृत्यु की कामना अपने भगवान से करती रहती ताकि मुझे वह सब ना भुगतना पड़े जब वह भोग रही है। उसकी कठोरता की परत कितनी कमज़ोर थी। अपनी बेबसी को उसने अपना भाग्य मान लिया था। अपराध ना करने की भी सज़ा भुगत रही थी। अपराध बोध से ग्रस्त थी।
अपने साथ अपनी भतीजी के रंग का दोष भी अपने माथे ले लिया था। विवाह की पहली रात जो घाव उसे मिला था वह भीतर भीतर से सदा हरा बना रहा। ऊपर खुरंट पड़ गया। वह कठोर होती गई, पर अपमान की इस भीतरी चोट ने, इस घाव ने कैंसर बनकर उसकी कोख चाट डाली। वह घुल घुल कर तिल तिल कर मरी। एक और एंट्री थी। अब मैं उनके पास कभी नहीं जाऊंगी, चाहे घर वाले काट कर फेंक दें। घर में मैं किससे क्या कहूँ, किसको बताऊँ, क्या बताऊँ। वो जब यहाँ आते हैं तो मेरा जी धुक धुक करता है। निगरानी करती रहती हूँ। घर की बहू बेटियों के लिए उनके मन में कोई इज्जत नहीं है, नज़र में कोई कीमत नहीं है। हमेशा लार टपकती रहती है। अपनी भाभी के साथ जो करते हैं वह मैंने किसी से नहीं कहा। क्या कहूँ, उन लोगों को भी कुछ ना कह सकी। क्या होता कहकर, मगर यहाँ लार टपकाई तो माफ़ नहीं कर सकूँगी। खुद मर जाऊँगी, पर पहले उन्हें मार डालूँगी। पहले सोचती थी शराब की झोंक में बकते हैं, पर ऐसा नहीं है, लंपट हैं। शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते। कहते थे अगली बार आना तो अपने संग ले आना, चक्कर देखेंगे तीखी है या तुम्हारी जैसी बेजान ठंडी। मैं ठंडी हूँ, बेजान हूँ। अपनी भाभी के रूप का पर्दा पड़ा है आंखों पर। कैसे कैसे लांछन लगाए जेठानी ने मुझ पर। सबको अपना जैसा समझती है। कहती है कोई यार होगा तभी मायके में पड़ी रहती हूँ, ससुराल नहीं आना चाहती। जब वहाँ जाती हूँ तो क्या होता है। ये एंट्रीज उन दिनों की है जब लाख मान मनोबल कलह कलेश के बाद भी उसने ससुराल जाने से इनकार कर दिया था। घर में अपना अटल निर्णय सुना दिया था। यदि उसे वहाँ भेजने की कोशिश की तो वह जान दे देगी। पति के लिए भी घर वालों को चेता दिया था कि अब से उस व्यक्ति का घर में कोई स्वागत सत्कार नहीं होगा। पता नहीं उसकी बात में कैसा दमखम था। इसके बाद किसी ने उसे ससुराल भेजने की ज़रूरत नहीं की। फुफ्फा को न जाने क्या हुआ, उसे कह दिया था कि वे हमारे दहरी पर नहीं आए। बुआ के मरने पर भी नहीं। मर गई, पर फिर भी कभी उसने ससुराल की चौखट नहीं लांगी। इसी तरह एक दिन मेरी पढ़ाई के लिए अड़ गई। उसकी डायरी में एंट्री थी, मैं चाहती हूँ ये खूब पढ़ जाएं, पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं, खूब आगे निकल जाएं, इतना ऊपर उठ जाए कि कोई इसके काले रंग का ताना ना दे सके। खुद कमाने लगेगी तो काला रंग रास्ते में नहीं आएगा, बाधा नहीं बनेगा। पैसा पास रहेगा तो किसी का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। अगर आज मैं पढ़ी लिखी होती तो मुझे दूसरों पर आश्रित नहीं रहना पड़ता। पढ़ाई और पैसा बहुत काम आता है। मेरी बुआ नारीवादी नहीं थी। उसे शायद नारी हक के किसी आंदोलन की जानकारी ना थी। जीवन से मिली सीख ने उसे नारी स्वावलंबन का मूल मंत्र थमा दिया था। वह स्वयं उनका उपयोग पूरी तरह भले ना कर पाई, पर दूसरों, खासकर मेरे लिए रास्ता खोल गई। काश आज वह होती। आज जो मैं हूँ उसमें बहुत से लोगों का योगदान है, पर उसमें उसके पत्रों, डायरियों का भी हाथ है, जिन्होंने जीवन के प्रति मेरा नज़रिया बदल डाला, जिसने मुझे अन्याय के सामने कभी ना झुकने की प्रेरणा दी। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।